गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग ये चैप्टर का सेकंड लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये जो चैप्टर स्टार्ट किया था तो फर्स्ट लेक्चर में हमने इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे। अब सेकंड लेक्चर में हम इसके दो तरह के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट और दूसरा लाभ वेरिएबल प्रोडक्ट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट वो थ्री टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट होते हैं। एक को टोटल प्रोडक्ट कहते हैं, दूसरे को एवरेज प्रोडक्ट कहते हैं और तीसरे को मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। तो दीज आर थ्री कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के तीनों कॉन्सेप्ट हैं, एक एक करके एक एक कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो हम सबसे पहले लेते हैं टोटल प्रोडक्ट को। जब टोटल प्रोडक्ट लेंगे तो टोटल प्रोडक्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, अपने आप ही क्लियर है कि एक फर्म ने जितना भी प्रोडक्शन किया है वो सारे प्रोडक्शंस को ही हम क्या कहेंगे, टोटल प्रोडक्ट। दूसरी तरह से समझते हैं, अगर 10 लेबर हैं, वो 10 लेबर मिलकर क्या करते हैं, 100 सेट ऑफ शूज बनाते हैं। अगर 100 सेट ऑफ शूज उन्होंने बनाया तो 100 सेट ऑफ शूज ही टोटल प्रोडक्ट हो गया। इसी तरह अगर हमें 20 लेबर हैं, वो जाकर एक टूथपेस्ट की कंपनी में करते हैं और टूथपेस्ट के 500 पैक को प्रिपेयर करते हैं, तो 500 पैक इज अ टोटल प्रोडक्ट। तो इसको टोटल प्रोडक्ट कहा जाता है। और टोटल प्रोडक्ट की एक सिंपल सी डिफिनीशन है, एक तो बहुत सिंपल डिफिनीशन है कि सम ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट इज नोन एज टोटल प्रोडक्ट। एक डिफिनीशन क्या है कि टोटल प्रोडक्ट रेफर्स टू टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम विच गिवन नंबर्स ऑफ इनपुट। तो वो बताता है कि एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में जितना भी प्रोडक्शन होगा वो सबका सब टोटल प्रोडक्ट कहलाएगा। जिसको टोटल प्रोडक्ट को शॉर्ट फॉर्म में हम इसको हमेशा बोलते हैं टीपी। और टीपी हमेशा क्या होता है, सिग्मा एमपी। अभी एमपी तो जब आप आओगे, जिसको हम लोग मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं, उसको हम लोग उसी समय देखेंगे। और इसके अलावा इसको निकाला जाता है कि अगर हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट दिया गया है तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर किसके साथ करते हैं, यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर्स के साथ में इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब भी हमें टीपी निकल आता है। दूसरा इसका टर्म है एवरेज प्रोडक्ट। तो एवरेज प्रोडक्ट एक सिंपल ही है, पर यूनिट प्रोडक्ट, पर लेबर प्रोडक्ट इज नोन एज एवरेज प्रोडक्ट। इसकी यहां डिफिनीशन क्या दी गई है, एवरेज प्रोडक्ट रेफर टू अ आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। हर पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट इज नोन एज द एवरेज प्रोडक्ट। इसको एवरेज प्रोडक्ट कहा जाता है। तो एवरेज प्रोडक्ट का एग्जांपल अगर हम समझें तो वहां मैंने बताया था ना कि 100 यानी 10 लेबर मिलकर 100 सेट ऑफ शूज प्रोड्यूस कर रहे थे। तो एक लेबर कितना करेगा, तो 100 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 10। तो 1 लेबर प्रोड्यूसेस 10 सेट ऑफ शूज। तो ये जो 10 सेट ऑफ शूज निकलना, यही एवरेज प्रोडक्ट है। या आप इसको दूसरे एग्जांपल में ले लेते हैं कि हमारे पास 100 लेबर है और उन्होंने क्या किया, 2000 यूनिट पेन प्रोड्यूस किए हैं। तो अगर हमें एवरेज, ये तो टोटल प्रोडक्ट हो गया, अगर 2000 को हम 100 लेबर से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज प्रोडक्ट आ जाएगा। तो 2000 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 20। तो 20 पेन प्रोड्यूस बाई पर लेबर। तो पर लेबर या पर वेरिएबल इनपुट जो भी प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज प्रोडक्ट। तो इसकी एक आसान सी इसका भी फार्मूला हो गया कि अगर टीपी को मैं आउटपुट से या वेरिएबल फैक्टर से, वेरिएबल प्रोडक्ट से वेरिएबल फैक्टर से डिवाइड कर दूं या इनपुट से डिवाइड कर दूं, इसके लिए क्या हो सकता है, तो टीपी डिवाइड बाय वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर को ही इनपुट बोलते हैं। इस तरह इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो अपने आप क्या निकल आएगा, एवरेज प्रोडक्ट। ये एवरेज प्रोडक्ट होता है और ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। फिर इसके बाद थर्ड आता है जिसको हम लोग मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट को मैं बताने के पहले एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट में इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक फर्म है, उसमें एक लेबर इंगेज है और वो पूरे दिन में 10 पेन प्रोड्यूस करता है। फिर उसमें एक दूसरा लेबर आ गया, अब 2 लेबर मिलकर एक साथ टीम वर्क के साथ ये लोग 30 पेन प्रोड्यूस कर ले रहे हैं। तो एक लेबर अकेले 10 करता था, लेकिन दोनों मिलकर 30 कर रहे हैं।
तो पहले तो फर्स्ट लेबर को 10 मानेंगे, तो सेकंड लेबर के इससे भी कितना आ गया, 20 आ गया। अब थर्ड लेबर आ गया, उसने तीनों ने मिलकर 60 पेन प्रोड्यूस किए, तो थर्ड लेबर के हिस्से में कितना आ गया, 30 आ गया। तो जो नेक्स्ट लेबर के साथ में जितना भी प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा वही मार्जिनल प्रोडक्ट है। मतलब पहला लेबर 10, अगर इसको एग्जांपल देखें, यहां पहला लेबर था, वेरिएबल फैक्टर लेबर होता है, तो 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था। अब दूसरा जब लेबर आया तो दोनों मिलकर 30 कर रहे हैं, तीसरा जब आया तो तीनों मिलकर 60 कर रहे हैं, तो इससे इसमें कितने का डिफरेंस आया, 20, तो यही मार्जिनल प्रोडक्ट है। इससे इसका कितना डिफरेंस आया, 30, तो यही मार्जिनल प्रोडक्ट है, इसी को मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसको अभी हम इसकी डिफिनीशन में आए, तो एक तो आपको डिफिनीशन बिना डिफिनीशन के ही समझ में आ रहा होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल प्रोडक्ट इज नोन एज मार्जिनल प्रोडक्ट। तो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल प्रोडक्ट इज नोन एज अ मार्जिनल प्रोडक्ट। दूसरी इसकी डिफिनीशन देखते हैं, इट रेफर टू एडिशन टू टोटल प्रोडक्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज एम्प्लॉयड। एक नया लेबर जब हम एम्प्लॉय कर रहे हैं तो उसके कारण जितना प्रोडक्शन बढ़ा वही क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट होता है। जैसे यहां मैंने बताया ना कि एक लेबर था 10 कर रहा था, हमने दूसरा पर्सन एम्प्लॉयड किया तो दोनों फिर कितना हो गया, 30 हो गया, मतलब 20 और इंक्रीज हो गए। फिर मैंने तीसरा पर्सन एम्प्लॉयड किया तो उसके कारण 30 और बढ़ गया, तो उसका क्या हो गया, मार्जिनल प्रोडक्ट 30 यूनिट हो गया। तो ये क्या होता है, ये टोटल प्रोडक्ट को करता है, तो ये हम इंक्रीज करता है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट अगर हमें निकालना है तो क्या होगा, टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। एक तो ये फार्मूला होगा टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1, तो इसको मार्जिनल प्रोडक्ट कहेंगे। दूसरी इसका एक और फार्मूला होता है कि एमपी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा टीपी डिवाइड बाई डेल्टा एन। एन का मतलब यहां पे क्या है, इनपुट से, एन का मतलब क्या है, इनपुट से। तो इसके इस बेस से भी इसको किया जा सकता है, तो ये भी फार्मूला हो सकता है, अब वो भी फार्मूला हो सकता है, और इस तरह से इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो ये इसके फार्मूले जिससे हम लोग ये जनरल इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था इसको समझने की कोशिश किए। तो इसके बाद ये तो एक जनरल कॉन्सेप्ट हो, और इसलिए इसको हमने बताया है, इसलिए हम लोगों ने इसको डिस्कस भी किया और जानने की कोशिश की है, क्योंकि अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल से आपको समझ में आ गया होगा, वेरिएबल मतलब वेरिएबल फैक्टर। तो जब वेरिएबल फैक्टर चेंज होगा तो प्रोडक्शन में क्या चेंजेस आएंगे, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसका डिटेल हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। यहां पर एक जनरल डिटेलिंग हम जरूर आज पढ़ लेंगे, जिससे ये 2 बार हो जाएगा, आप इसको सही से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन जानने की कोशिश करते हैं। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट क्यों डेवलप हुआ, उसका एक सबसे मेन रीजन ये रहा कि हम लोग जब वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते हैं, क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर को हम यहां इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, फिक्स्ड फैक्टर को हम यहां चेंज नहीं कर रहे हैं। फिक्स्ड का मतलब क्या है, ना तो कैपिटल चेंज कर रहे हैं, ना इंटरप्रेन्योर चेंज कर रहे हैं, और ना ही हम किसी प्रकार के लैंड को चेंज कर रहे हैं। मतलब बिल्डिंग्स भी नहीं चेंज हो रही, मशीनरीज भी नहीं चेंज हो रही, केवल चेंज क्या हो रहा, लेबर ही चेंज हो रहा है। यहां हम ये नहीं मान रहे कि रॉ मटेरियल तो लेबर के साथ चेंज होगा ही होगा, पावर सप्लाई भी ज्यादा कंज्यूम हो सकती है, फ्यूल भी ज्यादा कंज्यूम हो सकता है, लेकिन हमने यहां जब चेंज की बात की है तो हम चेंज में केवल लेबर को ही इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं। वो लेबर के इंक्रीज करने से क्या इंपैक्ट आता है, उसी को लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं। तो इंपैक्ट हमेशा आएगा। एक पहला फेज होता है जिस फेज में क्या होगा कि लेबर जैसे ही बढ़ेगा प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। दूसरा एक फेज और आ सकता है कि लेबर बढ़े लेकिन उस रेशियो में प्रोडक्शन ना बढ़े। एक ऐसा हो सकता है कि लेबर बढ़े लेकिन प्रोडक्शन बढ़ने की बजाय घटना शुरू हो जाए। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में इसको हम लोग देखें कि एक क्लासरूम है, क्लासरूम से मैं 4-5 बच्चों को लूं और उनसे बताऊं कि टेबल चेयर आपको निकालनी, 2-2 लोग एक चेयर टेबल और चेयर लेकर बाहर जाएंगे, तो वो बड़े आसानी से लेकर चले जाएंगे। सेकेंड फेज में कहूं कि 2 नहीं 4 लोग फटाफट करो, तो वो और स्पीड उनकी क्या बढ़ जाएगी। वही मैं कह दूंगा नहीं 6-6 लोग इसको लेकर के जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, कुछ लोग उसमें को ले जाने में हेल्प करेंगे और कुछ उसको अंदर ही खींचने में हेल्प करेंगे। यानी कि कुछ लोग या तो वर्क ही नहीं करेंगे, उनको देखकर दूसरे भी वर्क करना बंद कर देंगे, तो प्रोडक्शन बढ़ने की बजाय क्या हो जाएगा,
घट जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा लाइफ में लागू होता है, यही फॉर्म में होता है। एक मशीन है, उसकी कैपेसिटी के 10 लेबर वर्क कर सकते हैं, तो एक पर्सन जाता है तो वो जब काम कर रहा होता है तो उतना प्रोडक्शन, क्योंकि उसको सारे काम, उसको मशीन स्टार्ट भी करना है, मशीन में धागा भी लगाना है और सारी चीजें उसको करनी है। जब लेबर और आ जाते हैं जितने रिक्वायर्ड हैं तो वो सब मिलकर उसका प्रोडक्शन बहुत तेज कर देते हैं। कोई अपना काम देखता है, कोई थ्रेड का देखता है, कोई उसके मेंटेनेंस का देखता है और सारा काम तेज होना। जब मशीन को 10% की रिक्वायरमेंट थी, हो जाते हैं 15, तो उसके कारण क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ने के बजाय घट जाता है, क्योंकि कुछ लोग उसमें काम ही नहीं कर रहे होते, उनको देखकर और जो लोग काम कर रहे होते हैं उनकी भी वर्किंग कैपेसिटी घट जाती है। इसी कॉन्सेप्ट को हमें इसमें पढ़ना है। तो यहां देखते हैं कि ला वेरिएबल प्रोपोर्शन की डिफिनीशन होती क्या है। इट स्टेट दैट एज वी इंक्रीजेस क्वांटिटी ऑफ ओनली वन इनपुट, क्वांटिटी ऑफ ओनली वन इनपुट का मतलब ही लेबर है यहां, कीपिंग अदर इनपुट फिक्स्ड, क्योंकि जितने भी फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो फिक्स्ड ही रहेंगे। टोटल प्रोडक्ट इनिशियली इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, शुरू में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, किस रेट में, इंक्रीजिंग रेट में। देन इट डिक्रीजेज एट एंड फाइनली एट द निगेटिव रेट, फिर ये डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा और उसके बाद ये क्या कर देगा, निगेटिव में चला जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ला वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसके हम लोग इसको डायग्राम के साथ में इसको, ये डिफिनीशन हो गई। तो डिफिनीशन हम मिटा देते हैं, सब लोग डिफिनीशन देखकर यहां पर इसको नोट कर लेना। अब इसको एक डायग्राम के बेस से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो डायग्राम में हम दो चीजों का डायग्राम बनाते हैं। एक डायग्राम है जो टोटल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ऊपर हम बनाएंगे इस वाले में, और एक नीचे हम बनाते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो मार्जिनल प्रोडक्ट का नेचर होता है, पहले ये इंक्रीज करती है, फिर ये डिक्रीज करती है और बाद में निगेटिव हो जाती है। इसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। क्योंकि हम जब भी आप डायग्राम बनाओगे सबसे पहले आप मार्जिनल प्रोडक्ट ही बनाओगे या शेड्यूल आप बनाओ। हम शेड्यूल भी इसका साथ में इसको बना लेते हैं, इसके बगल में, इस डायग्राम के साथ में। इसके साथ में हम लोग शेड्यूल इसका बना लेते हैं। तो शेड्यूल बनाने में हमें क्या क्या लेना है, पहला तो वेरिएबल फैक्टर लेना है। फिक्स्ड फैक्टर लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो शुरू से अंत तक एक ही रहेगा, कुछ भी आप अपने मन में ही मान सकते हैं। फिर हम लोग मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट ले लेंगे और फिर इसके बाद देखेंगे। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं वेरिएबल फैक्टर, फिर मैं इसको ले लेता हूं टोटल प्रोडक्ट और उसके बाद मैं मार्जिनल प्रोडक्ट। अब इसको जब इसके हम लोग शेड्यूल को बनाते हैं तो ध्यान से इसको देखना। जब इसको बनाएंगे तो पहले फर्स्ट लेबर आया, फिर एक और लेबर आ गया तो 2 हो गए, फिर एक और आया 3 हो गए, फिर एक और इंक्रीज हुआ 4 हो गया, फिर इंक्रीज हुआ 5 हो गए, फिर इंक्रीज हुआ 6 हो गए। तो लेबर एक एक करके इंक्रीज करेंगे। और यहाँ पर क्योंकि ये बुक ही हमने पहले ही बताया कि इसमें जो होता है वो कैसा रेशनल नेचर होता है, तो एक एक करके ही इंक्रीज होगा। अब इसी के बेस से हम इसमें क्या ले लेते हैं, पहले मार्जिनल प्रोडक्ट लिख लेते हैं। पहले 10 था, फिर 20 हो गया, फिर 30 हो गया, ये लगातार इंक्रीज कर रहा। इंक्रीज करने के बाद फिर हम आ जाते हैं, इसको डिक्रीज करते हैं, 15 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर उसके बाद 10 के बाद क्या हो गया, फिर 0 हो गया, फिर -5 हो गया। ये एक हमने क्या चीज ध्यान में रखा है, क्योंकि मैं ये पहले एमपी बनाया था तो एमपी मैंने देखा पहले ऊपर जाएगा, फिर उसको नीचे आना शुरू होगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर निगेटिव चला जाएगा। तो उसी को मैंने इसे किया है। और जब हम इसके पहले बढ़ रहे थे तो हम कहते थे सम ऑफ एमपी इज नोन एज टीपी। तो यहाँ 10 होगा, इन दोनों को प्लस किया तो 30 हो गया, इन तीनों को प्लस किया तो 60 हो गया। क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट ही कि जिसके सामने आपको लिखना है उसके ऊपर वाले सारे जोड़ लेने हैं। फिर इन चारों को जोड़ा तो यहाँ पर 75 हो गया, फिर ये सभी 5 जोड़ लिए तो 85 हो गया, फिर ये 0 जोड़े तो फिर 85 रह गया, फिर ये 5 माइनस हुए तो 80 हो गया। तो ये क्या बन गया, टीपी एंड एमपी। अब इसमें आप देख रहे हो कि जो पहला फेज है
इसमें क्या हो रहा, इंक्रीज कर रहा, सेकेंड फेज में डिक्रीज कर रहा, और थर्ड फेज में ये निगेटिव हो गया है। तो हम 3 फेज इसको पढ़ेंगे, और 3 फेज में ये है। तो इसी तरह इसको भी बना लेते हैं। पहले फेज में जब तक ये इंक्रीज कर रहा था तो किस रेट में इंक्रीज कर रहा था, इंक्रीज इन इंक्रीजिंग रेट। तो हमेशा इस तरह से इसको बनेगा। फिर यहां से इस जगह पर एमपी क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था, टीपी उस समय इंक्रीज करेगा बट इन डिमिनाइजिंग रेट, और उसके बाद ये जब निगेटिव हो जाएगा तो ये क्या करेगा, टीपी फॉल करना स्टार्ट कर देगा, लगातार घटना स्टार्ट हो जाएगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि हमें अगले लेक्चर में फिर से इसी कॉन्सेप्ट स्टार्ट करना है, एक एक को हम लोग लेंगे, इसलिए इसको आसानी से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं सिंपल वे में। तो सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि सबसे पहला फेज क्या हुआ है, फेज 1, जिसको ये पार्ट क्या है, ये फेज 1 की कैटेगरी में आएगा। फेज 1 में क्या हो रहा है, सब आपको दिखाई दे रहा होगा, व्हेन एमपी इंक्रीजेज टीपी इंक्रीजेज इन इंक्रीजिंग रेट। जब एमपी इंक्रीज कर रहा तो टीपी कैसे इंक्रीज कर रहा, इंक्रीजिंग रेट में इंक्रीज कर रहा। सेकेंड है, इसको फेज 2 कहते हैं। तो ये फेज 2 क्या है, व्हेन एमपी डिक्रीजेज टीपी इंक्रीजेज इन डिमिनाइजिंग रेट। इंक्रीज तो कर रहा लेकिन क्या हो रहा, लगातार घट रहा, क्योंकि हमने शेड्यूल में देखा था पहले 15 बढ़ा, फिर उसके बाद 10 इंक्रीज हुआ। तो इंक्रीज तो हुआ लेकिन लगातार कैसा हो रहा, डिक्रीज हो रहा। फिर क्या होगा, ये बिना फेज के एक एक्सेप्शनल केस है कि व्हेन एमपी 0 टीपी इज मैक्सिमम। ये एमपी क्या है, 0 है इस समय, तो सेम टाइम पे एमपी का टीपी क्या है, मैक्सिमम। ये मैक्सिमम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह फिर लास्ट जिसको थर्ड फेज कहते हैं, फेज 3। फेज 3 में क्या होगा, व्हेन एमपी निगेटिव टीपी स्टार्ट फॉल्स। तो ये 3 फेज हैं, 3 फेज को हम लोग इसमें पढ़ते हैं। 3 फेज को हम लोग फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, और फिर हम लोग इसको एक एक फेज को अलग अलग करके हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। क्योंकि फर्स्ट फेज को क्या बोलते हैं, इसको इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, सेकेंड फेज को डिमिनाइजिंग रिटर्न टू फैक्टर, और थर्ड फेज को निगेटिव रिटर्न। तो ये तीनों को हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने क्या इसमें पढ़ा है, इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें कि टीपी राइजेज एट इंक्रीजिंग रेट, एमपी इंक्रीजेज। जब टीपी इंक्रीजिंग रेट में बढ़ रहा तो एमपी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा। फेज 2 में क्या हो रहा, टीपी राइजेज एट डिक्रीजिंग रेट, एमपी डिक्रीजेज। एमपी क्या हो जाता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। लास्ट में क्या, टीपी डिक्रीजेज, एमपी बिकम निगेटिव। एमपी क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। तो ये लाभ वेरिएबल प्रोपोर्शन को पढ़ने से पहले कुछ इसके एजम्पशंस होते हैं जिनको हमें ध्यान रखना है कि पहला चीज, इट ऑपरेट इन शॉर्ट रन पीरियड। ये किसमें ऑपरेट होता है, शॉर्ट रन पीरियड में। लाभ वेरिएबल प्रोपोर्शन कभी लॉन्ग रन पीरियड में काम नहीं करता। ये क्या करता है, ये 2 पार्ट में फैक्टर्स को डिस्टिंग्विश कर लेता है, वेरिएबल फैक्टर एंड फिक्स्ड फैक्टर। तो फिक्स्ड फैक्टर क्या होंगी, कांस्टेंट रहेंगे। तो सेकंड क्या हो गया जंक्शन, नो चेंज इन फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। थर्ड इसमें क्या होता है कि फील्ड इट यानी ला वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑलवेज रिलेटेड विद ओनली प्रोडक्शन फील्ड। ला वेरिएबल प्रोपोर्शन केवल कहां से रिलेट करता है, प्रोडक्शन फील्ड से ही रिलेट करता है। इसमें क्या होता है, ओनली फिर क्या होगा, ओनली चेंज इन लेबर, अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। लेबर चेंज होगा लेकिन और कोई फैक्टर इसमें चेंज नहीं होगा। तो ये ला वेरिएबल प्रोपोर्शन था जिसको अभी हम लोगों ने समझा। इसके 3 फेज थे, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। इन फेज को डिस्क्रिप्टिव वे में क्या रीजंस होते हैं, कैसे इसको क्यों चेंज होता है, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।